दोस्तों आज हम बात करेंगे वैसे क्वेश्चनों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी कि अक्सर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार संग्रह यानी कि 1857 पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक यानी कि 1857 क्रांति पर जो आधारित जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं जो आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की बात करते हैं, अशोक मेहता है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं। वही बात करते हैं 1857 यानी कि 1857 पुस्तक की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इसका एस एन सेन इनके लेखक है। वही बात करते हैं सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक की हम बात करते हैं आरसी मजूमदार है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी की बात करते हैं टी.आर. होम्स है, याद रखिए कौन है, टी.आर. होम्स। वही बात करते हैं रिबेलियन 1857 की, रिबेलियन 1857 की हम बात करते हो तो इसका लेखक हो जाता है पीसी जोशी। कौन हो जाता है, पीसी जोशी इसका लेखक हो जाता है। अब बात करते हैं वही नेक्स्ट और भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की जो आने में एग्जाम में आने के लिए बहुत ही उत्सुक है यानी कि व्याकुल है। अब बात करते हैं भारत के रिएक्टर उनके निर्माण कब हुआ था, यानी कि भारत में जो भी परमाणु रिएक्टर हैं और उनका निर्माण कब हुआ था तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करें अप्सरा की। अप्सरा का जो निर्माण हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में, याद रखिएगा। और वही बात करते हैं साइरस, याद रखना भी आसान है। अप्सराएं आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अप्सराएं जो है 56 रखना है, यानी कि अप्सराएं जो है 56 रखते थे देवताएं लोग, इस तरह आप याद रख सकते हैं। वही बात करते हैं साइरस, 100 से हो जाता है साइरस और 100 से 60, 1960 याद रखिएगा, बहुत ही आसान है याद रखना। वही बात करते हैं जर्लिना 60 के बाद है, जर्लिना 61 हो जाता है, याद रखिए 1961 में जर्लिना है। वही बात करते हैं पूर्णिमा फर्स्ट की, तो पूर्णिमा फर्स्ट की हम बात करें तो 1972 1972 हो जाता है। वही बात करें ध्रुव की तो ध्रुव का हो जाता है 1985 यानी कि 1985 ध्रुव का हो जाता है, याद रखिएगा। अब बहुत अच्छी तरह से याद हो सकते हैं आपको, अगर याद कीजिएगा तो कोई भारी बात नहीं है, अब याद करना बिल्कुल आसान है। अब इसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री से संबंधित यानी कि बात करें तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न है जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसके रिलेटेड हम बात करते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आने की प्रबल संभावनाएं रहती है, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास किया, यानी कि जितना शॉर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने का प्रयास करें जो एग्जाम में आने लायक होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले बंद कोण अधिकतम किस अणु में होता है। बंद कोण अधिकतम की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में अधिकतम होता है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड की। हाइड्रोजन हेलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण, हाइड्रोजन हेलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण देख सकते हैं आप, दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखिएगा, यही इसी तरह आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बस बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर आयनिक लक्षण दिया गया है, तो याद रख सकते हैं। वही बात करते हैं परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, यानी कौन से ब्लॉक से संबंधित है। 29 परमाणु संख्या जो है किस ब्लॉक से संबंधित है, तो बात करते हैं यह ब्लॉक डी ब्लॉक से संबंधित है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक से, तो वही बात करते हैं डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 3 से 12 तक के जो वर्ग होते हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो उससे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक 1 से लेकर 2 तक जो है एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं 3 से 12 तक डी ब्लॉक हो जाता है, याद रखिएगा, बता दिए हैं। और वही बात करते हैं हम अगर बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक की हम बात करें 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब वही बात करते हैं हम अगर कि एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक की बात करें आवर्त 6 और 7 जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो उस उत्कृष्ट गैस जितने भी होते हैं उसकी संयोजकता 0 होते हैं, याद रखिएगा 0 होते हैं। वही बात करते हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर कर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना है, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं इसी तरह नेक्स्ट और क्वेश्चन की, इसी तरह जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यानी कि किन स्रोतों से कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं, यानी कि किन में कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं वहीं नींबू या संतरा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, नींबू यानी संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं दही में, तो दही और दूध जो भी कहे तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चींटी के डंक की बात करें तो मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। वहीं बात करें सेब में, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेब मैला जो रहता है उसको धो लेते हैं आप, तो सेब मैला है तो मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं सिरका अचार में, तो फॉलिक अम्ल, सिरका अचार की बात करें तो इसमें फॉलिक अम्ल पाया जाता है। अब वहीं बात करते हैं सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थ में, सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें? टमाटर में। और वहीं बात करें इमली में, तो इमली में टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही वीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सार संग्रह, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो वीवीआई है एग्जाम में आने लायक है, वही क्वेश्चन हम सिर्फ लाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बात करते हैं भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो बात करते हैं चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगर वहीं बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 हुआ था, यानी कि 1951 से 56 के बीच हुआ था। ये पहली पंचवर्षीय योजना का पीरियड है। तो वहीं अब बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की, निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाला पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो यानी कि जो निर्धारित वर्ष का निर्धारित किया गया था वर्ष, उससे पहले ही समाप्त कर दिया जाने वाला कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब वही बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा जो है उन्मूलन यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों मोस्ट वीवीआई हो जाते हैं। अब वहीं बात करें छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। अब वहीं बात करते हैं कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस पर दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया गया था। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये हो जाता है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यानी कि न्यूयॉर्क का है। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो न्यूयॉर्क में स्थित है। वहीं बात करते हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की, जो भारत में यानी कि भारत गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग की, तो बीजिंग लंदन रेल मार्ग है, यानी कि सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन की, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन टेंगुला रेलवे स्टेशन है जो कि चीन में स्थित है। अब वही बात करें सबसे बड़ा संग्रहालय की, तो ब्रिटिश संग्रहालय जो है लंदन में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संग्रह यानी कि सबसे बड़ा संग्रहालय है। अब वही बात करते हैं सबसे बड़ा घंटाघर की, तो सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, यानी कि रूस में जो है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है जो रूस में स्थित है। वही बात करते हैं विश्व का यानी कि सबसे विशाल दलदल, यानी कि विश्व का सबसे विशाल दलदल की बात करते हैं प्रिपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र में स्थित, यानी साइबेरिया जो रूस और एशिया में का भाग है, यानी कि वह क्षेत्र जो एशिया में भी पड़ता है और रूस में, यानी कि यूरोप का वह क्षेत्र जो एशिया में पड़ता है वह साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है। तो वही बात करते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो विश्व का तो सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहे तो सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहे तो क्या हो जाता है?
मंगोलिया चीन में है, याद रखिएगा, मंगोलिया सबसे बड़ा हो जाता है। वहीं बात करते हैं। तो अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, वही बात करते हैं थार मरुस्थल, याद रखिए भारत का सबसे बड़ा थार और विश्व का सबसे बड़ा हो जाता है सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल के तो मंगोलिया में स्थित है। वहीं बात करते हैं अब सबसे ठंडा प्रदेश वेस्टॉक, जो अंटार्कटिका में, वेस्टॉक जो अंटार्कटिका में स्थित है, सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र है। आज तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस तरह की कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह का कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।